नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी छिंदवाड़ा सन 1992 से श्रोताओं के लिए मनोरंजन, शिक्षा और सूचना प्रदान करता रहा है और इस सफर में आकाशवाणी छिंदवाड़ा में कई विशिष्ट मेहमान और कई विशिष्ट व्यक्तित्व आ चुके हैं और उन्होंने श्रोताओं के समक्ष अपनी बातों को रखा है। आज आकाशवाणी स्टूडियोज में छिंदवाड़ा के अति विशिष्ट व्यक्ति और हम ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा की पहचान यदि हम देखें कि कौन हो सकता है तो उन नामों में अग्रिम पंक्ति का सबसे पहला नाम हो सकता है जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले हम इन विशिष्ट व्यक्तित्व के साथ आपका परिचय करवाना चाहते हैं। वैसे तो ये व्यक्तित्व इस तरह के कि आप सभी इनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की बेटी, छिंदवाड़ा की शान, छिंदवाड़ा का गौरव, सुश्री अनुसुईया उइके जी की। सबसे पहले हम माननीय पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी का आकाशवाणी स्टूडियोज में स्वागत करते हैं और अपने सभी श्रोताओं की ओर से भी माननीय पूर्व राज्यपाल महोदया का स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा भी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, जय जोहार। जय सेवा जय जोहार, जो यहाँ का एक तरह से ये आदिवासी नारा जो है और बहुत ही विख्यात नारा है जो हमें अपनी संस्कृति की ओर लेके जाता है। और आपकी इन्हीं बातों से हम अपने पहले सवाल की ओर चलते हैं, या फिर यूं कहें कि हम जो अपनी चर्चा करते हैं इसी के आसपास करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि छिंदवाड़ा एक जनजातीय जिला माना जाता है और उसमें भी जनजाति जो है वो काफी अलग अलग तरह की जनजातियां छिंदवाड़ा में निवास करती हैं। और यदि हम आपकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो आप भी जनजातीय समाज से आती हैं और इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश से आती हैं। तो आपने इतना लंबा और इतना अच्छा और इतना शानदार सफर राजनीति में तय किया है। आप देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रही, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष रही, राज्य जनजाति आयोग की अध्यक्ष रही, साथ ही महिला आयोग में आप बतौर सदस्य कार्यरत रही और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए है वो ये कि आप छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ आप मणिपुर की राज्यपाल भी रही। तो अपने सफर को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि ये बात सही है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर और इस मुकाम तक पहुँचना महिलाओं के लिए इतना सरल नहीं होता है जी। और एक समय था जब उस समय परिवार में जो लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई लिखाई की ओर आगे नहीं पढ़ने देना और बीच में ही उनकी जल्दी शादी कर देना, और उस समय एजुकेशन की ओर इतना माता पिता को भी बहुत ज्यादा इतना नहीं रहता था कि हम लड़कियों को आगे पढ़ाएं लिखाएं और उसको अपने आत्मनिर्भर बनाएं। ये सोच नहीं थी उस जमाने में। मैंने सोचा कि आगे पढ़ना है मुझे, तो इसके लिए मुझे विरोध भी करना पड़ा अपने परिवार से, क्योंकि सारी बहनों को उन्होंने ज्यादा आगे पढ़ने नहीं दिया और मेरे से जो बड़ी थी जल्दी उनकी मैरिज कर दी थी। जीवन में कुछ परिस्थितियां मेरे सामने आई और मैंने 8वीं तक ग्रामीण परिवेश में मैंने शिक्षा ली। मेरे फादर नौकरी में थे, उनका ट्रांसफर छिंदवाड़ा हुआ तो यहाँ पर पूरा परिवार जो है शिफ्ट हो गया। और फिर मैंने अपना जो कैरियर है, जो चीजें मैंने समाज की सोच को देखा, कैसे लोग एक नजरिया देखते हैं कि एक तो अमीरी गरीबी जाति वर्ग तमाम चीजों के अंदर का जो भाव उनका रहता था, तो मुझे भी मन में लगा कि क्यों नहीं मैं एक दिन इनको कुछ बन के बताऊं जी। और जो व्यंग मुझे जीवन में मिलते थे तो ये मेरे को बहुत ही तकलीफ देते थे। वो शब्दों से मुझे एक अंदर से एक चुनौती जैसी स्थितियां मेरे मन में आई कि क्यों नहीं मैं भी अन्य समाज की तरह जो आगे बढ़े हैं मैं भी क्यों नहीं कर सकती। तो शुरुआत मैंने जिस तरीके से अपना एजुकेशन का और बहुत सारी परिस्थितियां सेल्फ मेड होकर, फादर मदर विरोध में थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट पढ़ाई के लिए जो भी काम किया, अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट से जो भी मुझे मिलता था डेली से और फिर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर मैंने अपना जीवन का जो सफर है वो कॉलेज तक पहुंचा। और वो जो मेरी अंदर की एक भावना रहती थी, किसी शुरू से ही रहा कि मैं कभी किसी की तकलीफ को जब मैं देखती थी तो मुझे अंदर से बड़ा फील होता था, उसको ऐसा लगता था कि मैं इनकी क्या मदद कर सकूं। और वही भावना ने मुझे शायद ये प्रेरणा दी और कॉलेज में रहकर भी मैंने कॉलेज स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने जो हमारे साथ कॉलेज में स्टूडेंट थी, लड़कियां थी, उनके लिए भी मैंने बहुत कुछ मदद की, सहयोग किया। 5-7 किलोमीटर पैदल चलती थी, धर्म टेकड़ी पे आती थी, तो फिर मैंने उनके लिए यातायात के साधन और बहुत सारी चीजें जुटाई हुई और यहाँ से मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ था। और मैं इसलिए ये अनुभव मेरा बता रही हूँ कि इतना राजनीतिक सफर या सामाजिक सफर में या आज हर क्षेत्र में महिलाएं प्रशासनिक क्षेत्र में भी आती है तो इतना इजी गोइंग या इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँच पाती है जी।
लेकिन जिस भी महिला में एक आत्मविश्वास है, संयम है और संवेदना है, तो फिर उसको आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकती। तो जिंदगी का ये जो मैं समझती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में इसे बहुत सकारात्मक रूप से मैं देखती हूँ। मेरे राजनीतिक सफर में मैंने यह अनुभव किया है कि महिलाएं को अगर अवसर मिले और समर्थन मिले तो वे राजनीति में न केवल प्रभावी योगदान दे सकती है बल्कि समाज की दिशा को भी बदल सकती है। निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी बात कही आपने और हम अपनी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि हमने अपनी चर्चा के शुरुआत में कहा कि छिंदवाड़ा जो है एक जनजाति बहुल जिला है और आप भी जनजातीय पृष्ठभूमि से हैं और इसके साथ साथ आपने राष्ट्रीय जनजाति आयोग में बतौर उपाध्यक्ष कार्य किया है, राज्य जनजाति आयोग में बतौर अध्यक्ष कार्य किया और आपके कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य जो है जनजातीय क्षेत्रों में किए गए। तो वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों में और किस तरह के विकास कार्य किए जा सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर और हैं? देखिए, जनजाति समाज बहुत इनोसेंट होता है, बहुत सीधा सादा सरल और इनके अंदर बहुत अति महत्वाकांक्षा नहीं होती। एक नेचर के साथ, एक प्रकृति के साथ ये समाज जीता है और इसके वजह से क्या हुआ है कि जो इनके आवश्यकताएं हैं, जो चीज उनकी जरूरत की चीजें हैं, वो मुख्य रूप से उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम है। आज क्योंकि बहुत सारा जो आदिवासी वर्ग का समुदाय है वनों में, जंगलों में, अब तो पढ़ लिख कर शहरों में भी लोग आ गए हैं, काफी जागृति उनके अंदर आई हुई है। लेकिन मैंने जब देखा, जब जनजाति आयोग में मैं मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी रही हूँ और इसके बाद मैं जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। देखिए, संविधान जब बना था तो आपने देखा कि जो गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, इन समाज वर्ग के लिए एक विशेष तौर पर कानून का प्रावधान किया गया संवैधानिक तौर पर। उसी के तहत ही ये आयोग का गठन भी किया गया था कि जनजाति वर्ग का जो पिछड़ापन है, शोषित है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आखिर इनका कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां उनको न्याय मिले, चाहे वो सामाजिक रूप से देखें, चाहे आर्थिक रूप से देखें, चाहे शैक्षणिक रूप से देखें, चाहे तमाम जो है उनकी मूलभूत जो भी आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए बहुत सारे प्रावधान संविधान में भी रखे गए, कानून बनाए गए और उसके साथ साथ सरकार को समय समय पर इनके लिए नीतिगत कुछ इस तरह की योजना और बजट का भी प्रावधान किया जाता है। मंत्रालय है, इसका ट्राइबल मंत्रालय है। तो उसके तहत ही क्या होता है, लोगों का एक सशक्त करने की दिशा में उनके लिए बहुत सारी चीजों का अधिकार भी दिए गए, उनको राइट। लेकिन जब मैं आयोग में गई पहली बार देखा तो बहुत सारे उनको राइट्स और संविधान के अधिकार क्या है उनको पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जब लोग आते थे, देश भर के लोग, तो देख रहे हैं कि किसी के साथ जो अन्याय हो गया, उनके लिए जो एट्रोसिटी एक्ट का प्रावधान है और ऐसे बहुत सारे नौकरियों में और जो सर्विसेज में उनको प्रमोशन का प्रावधान है और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए एट्रोसिटी के तहत कहीं पर भी उनके साथ अनजस्टिस होता है तो उसके लिए वो क्या करे, कोर्ट कचहरी जाने की उनकी सक्षमता इतनी नहीं रहती है कि वो वहाँ लड़ाई लड़े। तो ये चीजें प्लेटफॉर्म में लोगों का जब पता लगा और हमने लोगों को बताया कि ये अधिकार है, आज भी इनकी जागरूकता की कमी है बहुत सारे, मगर मैं आयोग में गई तो पूरी टीम ने मिलकर जगह जगह जितनी भी मीटिंग्स, ऑफिसर, गवर्नमेंट, पीएसयू, तमाम जगह जाकर इनके बारे में देखा कि इनका हर जगह आरक्षण का प्रावधान है तो क्या इनको वो परसेंटेज का आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं, नौकरियों में बहुत सारी चीजें और तमाम चीजों को देखकर लगा कि लोगों को हमने उस समय बहुत न्याय भी दिलाया, एक हिम्मत भी दिलाया कि नहीं, कोई है सुनने वाला हमारा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पीएम जनमन योजना का प्रथम चरण जो सफलतापूर्वक प्रदेश में जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है, अब तो इस योजना का 2 चरण का भी शुभारंभ किया जा चुका है और इसमें न केवल भारिया बल्कि समस्त जनजातियों को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी संभावना मैं समझती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में है, जो कि इसी योजना के अंतर्गत सर्व विकास के रूप में उनका स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्रामीण चिकित्सा केंद्रों को सशक्त बनाना और मोबाइल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण पहले की हैं और इन पहलों के आधार पर बहुत सारे कार्य किए गए हैं और जिनसे मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास में बहुत सारा कार्य किया गया।
मैडम, आपके द्वारा जो उपलब्धियां हैं, यदि हम उसे गिनाते हैं तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जिनमें यदि हम शुरुआत करते हैं तो जो आपकी सबसे पहली बड़ी उपलब्धि हम मानते हैं वो मध्य प्रदेश के दमुआ, जो हमारी विधानसभा है छिंदवाड़ा की। अभी वर्तमान में विधानसभा नहीं है, लेकिन पहले जब विधानसभा थी तो आप वहां से सबसे पहले निर्वाचित हुई। निर्वाचित होने के पश्चात आप महिला एवं बाल विकास मंत्री रही। इसके पश्चात फिर राज्यसभा सांसद रही। राज्यसभा सांसद बनने के पश्चात आप जनजातीय आयोग में आई और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी बतौर सदस्य आपने कार्य किया। उसके पश्चात आप छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन सब उपलब्धियों में सबसे अच्छी जो आपको व्यक्तिगत रूप से उपलब्धि लगती वो कौन सी है? अब ये तमाम सारी चीजें तो अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण ही जिम्मेदारी को मानती हूँ, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग है, चाहे आप राष्ट्रीय जनजाति आयोग, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद रहा मेरे लिए। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में पहली राज्यपाल के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। आपने पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मेरे जीवन की कौन सी रही जी। तो सच मानिए तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो रही है मेरी छत्तीसगढ़ की पहली महिला राज्यपाल के रूप में। इसका क्या कारण है कि ये जो पद है ये आपके सबसे नजदीक है, आपके सबसे करीब है? इसलिए कि क्योंकि जो हमेशा मेरे मन में महिलाओं के लिए, जनजाति वर्ग के लिए जो उनकी तकलीफ और दर्द और जो महसूस करती थी, मैं सोचती थी कि ये किस तरह की स्थिति से जीवन है, इनका कैसा आगे बढ़े, कैसे इनकी हेल्प मैं कर सकती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद होने के नाते और वो एक बहुल आदिवासी क्षेत्र माना जाता है छत्तीसगढ़ में। आपने देखा है कि वहाँ के लोग जो हैं कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज भी नक्सलवाद समस्या से उनकी स्थिति भी मैंने देखा कि वहाँ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और बहुत सारी चीजों से आज भी वो बहुत पिछड़ा हुआ माना गया। मगर उस समय जब मैं गई तो ये मेरे लिए बहुत गर्व और जिम्मेदारी का एक अद्वितीय अवसर था जी। इस भूमिका में मैंने आदिवासी समाज के उत्थान और दूसरी बात महिला सशक्तिकरण और राज्य के विकास के लिए अनेक पहल की। एक आदिवासी महिला के रूप में राज्यपाल बनने का अवसर पाकर मैंने आदिवासी समाज की समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं को सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ के जनजाति समुदाय के विकास, उनकी शिक्षा, रोजगार और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मैंने नीतिगत प्रयास भी किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि नीतिगत कैसे होती। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उसमें बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान में दिया है पूरे देश में कि ट्राइबल जो बहुत अति पिछड़ी जनजातियां हैं और क्षेत्र है, उनके लिए 5वीं शेड्यूल एरिया का क्षेत्र घोषित किया है, जो 96 में पैसा कानून के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ग्राम सभा को पूरी भागीदारी आदिवासियों की ही ऊपर निर्भर डेवलपमेंट और विकास और उस ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता रहा है। उनको बहुत अधिकार से वो 96 का पैसा कानून में कि वहाँ के ट्राइबलों का डेवलपमेंट अगर कोई भी निर्णय होगा ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा के माध्यम से सर्वसम्मति से, वहाँ तो उसी के आधार पर ही प्रशासनिक सरकार, राज्य सरकार हो या जिला प्रशासन, ये तमाम सारी चीजें उनकी ही अनुमोदन और अनुशंसा से विकास वैसे ही करेंगे। और यही नहीं, आज देखिए जल, जंगल और जमीन आज पूरे देश की मूलभूत जो आवश्यकता है ट्राइबल की ये है। आज बताइए कि उनके पास जल, जंगल, जमीन होते हुए भी आज वो उन अधिकारों से वंचित है। आज बहुत सारे वन उपज पर निर्भर उनका जीवन होता है, चाहे तेंदुपत्ता हो, महुआ हो, जितनी भी खनिज संपदा जो है जंगलों में होती है। बहुत ही अच्छा आपने अपने अनुभवों को बताया और ये अनुभव सभी के लिए बहुत अच्छे रहे। और इसके साथ ही जैसे आपने बार बार अपने प्रयासों की बात की, तो आपके राजनीतिक अनुभवों पर आपकी किताबों का संकलन भी आया है, जिसे मेरे अभिनव प्रयास जो है कहा जा रहा है। तो ये जो पुस्तक है इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। हाँ, ये एक मेरा अपना एक रुचि भी रही है जी। मतलब ये तमाम सारी चीजों की मैं अपनी जीवन का या बहुत सारे लोगों को पढ़कर मैं उसको ग्रहण करती हूँ। और फिर जो भी कुछ है कि मैंने क्या समाज के लिए किया, देश के लिए किया, लोगों के लिए किया, तो ये एक मेरी रुचि होने के कारण मैं हमेशा इन चीजों को अपना संग्रहित करती हूँ और एक पुस्तक के रूप में लोगों तक, मतलब वो उपलब्धियों को वो तमाम लोगों तक की पहुंचे और बताएं। हम भाषण या केवल फोटो खींच लेने से और दिखाने से ये मैं इस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। हकीकत है, प्रैक्टिकल है, जीवन की सारी चीजें उपलब्धि एक उसके चित्रण के द्वारा और वो चीजों को बताएं ताकि लोग यकीन करें कि हाँ
इन्होंने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये समय समय पर ये सारी पुस्तक में, चाहे वो राज्यसभा में रही, मेरे अभिनव प्रयास के रूप में मैंने एक पुस्तक रिलीज किया, और इसके साथ ही नई सोच नई पहल का एक पुस्तक मैंने लिखी थी, और मणिपुर में भी, और हर 3 महीने में, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग में, इस सारी पुस्तकों को मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और तमाम सारे वरिष्ठ हमारे उन लोगों तक और सभी लोगों को ये मैंने भेजा है। और एक और चीज मैंने ये कहा था, मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिली थी, जब मैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग की उपलब्धि थी, तो मैंने कहा कि आपने जो मुझे जिम्मेदारी यहाँ पर दी है, तो मैंने इतने 2.5 साल में या मैंने जो कार्य किया है, इसको मैं संचित एक सफल सक्सेस केस के रूप में, जिसको मैंने लोगों को न्याय दिलाया है, उसके भी बारे में मैंने पूरी रिपोर्ट एक सफल स्टोरी के रूप में, एक सच्ची घटना और सच्चाई जो मैंने मदद की थी, उनके सारे द्वारा एक धन्यवाद थैंक्स लेटर के साथ वो कहानी को मैंने संचित लिखकर भी उनको प्रस्तुत किया था। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरी जीवन की जो मैंने किया है, मैंने कभी किसी पोस्ट के लिए अपने तरफ से नहीं कहा कि मुझे ये बना दीजिए। मैं सच कहूं कि जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है, तो मुझे या तो टेलीफोन से मिली है, अचानक मिली है। जब मैं जनजाति आयोग की अध्यक्ष थी, तब अचानक मैंने टीवी देखा कि मैं राज्यसभा के लिए मेरा नॉमिनेशन हो गया। तो ये जब मैंने पता लगा, फिर जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में जब सदस्य थी, मुझे टेलीफोन से सूचना मिली कि राष्ट्रीय महिला आयोग में, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में वर्किंग क्या होगी। और इसी तरह से अचानक दूरभाष से राष्ट्रीय जनजाति आयोग का भी, वो भी मेरी टेलीफोन से सूचना दिल्ली से मिली। और एक दिन में जब दिल्ली में थी, तो अचानक प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया, पूछा कहाँ हो, तो मैंने कहा कि दिल्ली में हूँ। अच्छा, बोले मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी भी देना चाहता हूँ। तो जी सर, जैसा आपका। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सी जिम्मेदारी। अब जो दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गई, तो देखा टीवी में चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में। अब इसी तरह से जो जिम्मेदारी मणिपुर की मिली, तो बखूबी एक चुनौती के साथ और संघर्षपूर्ण स्थिति को देखते हुए भी मैंने पूरी ईमानदारी और कर्तव्य के साथ अपनी जिम्मेदारी को, सारे पदों को मैंने निभाया है। और इसलिए आज इस मुकाम तक मैं पहुंची हूं, जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मैडम, जैसा कि हमने अपने चर्चा में आपकी कुछ किताबों की बात की थी, जिसमें नई सोच नई पहल नई आशा, और आपकी जो किताबों का संकलन है, एक आपके अनुभवों का मेरे अभिनव प्रयास, यदि इसे कोई पढ़ना चाहता है तो वो इसे कहाँ से पढ़ सकता है? कि इसको मैंने कोशिश किया है कि सभी जो लाइब्रेरी है कॉलेज की है, अब मैं हॉस्टलों में भी कुछ बुकें वहाँ पे भी भिजवा रही हूँ जहाँ पर है, तो इन तमाम सारी चीजों को मैंने भेजा भी है। और मुझे लगता है कि लोग, अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, और हमारे समय के तो बहुत सारे, मेरे समय के बहुत सारे किसी न किसी क्षेत्र में जा चुके हैं, मगर नई युवा पीढ़ी को भी, ये जो बच्चे हैं आज के युवा वर्ग, इनको भी इस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी कि ये स्कूलों में या जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं वहाँ पर मैं भेजूं पुस्तकें अपनी। निश्चित तौर पर आपने बतौर व्यक्ति और बतौर राजनेता जीवन में ऊंचाइयों का अनुभव किया है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त भी किया है। एक पहचान मैडम, जैसे हम राजनेता के तौर पर आपको जानते हैं और सभी बतौर राजनेता ही आपको जानते हैं, आपकी एक और पहचान भी है, जैसे आप शिक्षक भी रही हैं, तो आपने कर्मचारी के तौर पर भी कार्य किया है और राजनेता के तौर पर भी कार्य किया है। तो इन दोनों कार्यों में आपको अंतर क्या लगता है कि ये किस तरह के कार्य हैं? देखिए, हालांकि एक बात बताएं कि मेरा ये शुरू से ही एक सामाजिक और लोगों की मदद करने की एक भाव रहता था। एक मन में हर व्यक्ति को देखकर एक ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए क्या करूं, और करते रही। मैं 3 साल 82 से 85 तक पहली नियुक्ति मैंने कॉलेज तामिया में प्रारंभ किया था व्याख्याता के रूप में जी। और आपको सच बताऊं तो वहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं कि केवल स्टूडेंट तक ही मैं सीमित रही, बल्कि मैं उन स्टूडेंट को भी यही शिक्षा देती थी कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। तो पहले मैं उनको बोलती थी कि जब तक आप अपना व्यक्तित्व और समाज के प्रति या लोगों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, और तभी आप जीवन में एक शिक्षा का सही मायने में आप उपयोग कर सकते हैं। आचार विचार और संस्कार जिस भी व्यक्ति के अंदर रहेगा, वो जिस क्षेत्र में भी रहेगा, वो हमेशा जीवन में सफल होता है। एक व्यवहारिक गुण भी बहुत जरूरी है, उसके साथ एक संस्कृति का भाव भी होना जरूरी है, ताकि वो
किसी भी क्षेत्र में रहकर इस तरह का आचरण का व्यवहार करे, क्योंकि ये मैंने अपनी जीवन में उतार के चली। केवल जीवन में पैसा, दौलत या वो चीज होना ही सब कुछ नहीं होता, या पढ़ाई की डिग्री होना ही सब कुछ नहीं होता है जी। उसके साथ साथ आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, लोगों के प्रति कितना सम्मान, ये सारी चीजें आपका व्यक्तित्व में होना चाहिए। तो वही व्यक्ति, ये चीजें मैं अपने बच्चों को सिखाती थी और वैसे ही अनुरूप लेकर मैं गांव में लेकर और लोगों के लिए कहती थी कि पूछो इनकी जीवन कैसा चल रहा है, क्या इनको सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। तमाम सारी चीजें पर्यावरण से लेकर जो मेरी रुचि है, क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ, एक सकारात्मक सोच हर इंसान में होना चाहिए। जो जैसा सोचता है करता है वो वैसे ही बनता है। ये बात बिल्कुल सच है और यही मेरी जीवन की उपलब्धि रही है कि मैंने दोनों चीजों को लेकर, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में रही हूँ तो वहाँ पर भी वही बच्चों को मैंने प्रेरणा दी है, उसको अपने जीवन में भी उतारा है और वही चीजों को अपनाकर मैंने राजनीतिक सफर में भी, चाहे वो संवैधानिक पद पर भी रहकर बखूबी निभाया है। बहुत ही अच्छी बात कही। और निश्चित तौर पर जो आज की युवा पीढ़ी और जो राजनीति में आना चाहते हैं उन सभी को अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिससे वो राजनीति में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आपने सफलता की ऊंचाई, छिंदवाड़ा की एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक जनजातीय समाज में आपने जन्म लिया, एक सामान्य परिवार में, उसके बाद सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। आज राजनीति में बहुत सारे युवक जो हैं और युवतियां आना चाहते हैं, तो वो जो युवा पीढ़ी राजनीति में आना चाह रही है, राजनीति में कुछ मुकाम हासिल करना चाह रही है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, किसी भी व्यक्ति को, और वास्तव में वो आना चाहते हैं, चाहे महिला हो, युवा हो, कोई भी अगर उनके साथ एक देश सेवा का जज्बा हो और साथ ही संवेदनशीलता है समाज के प्रति और लोगों के प्रति, एक दिल से, भावना से अगर वो जुड़ना चाहता है और उसके तहत उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में वो सफल होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और एक अपनी पहचान लोगों में बनेगी। और केवल कई लोग रहते हैं ना, कुछ दिखावे के लिए काम करते हैं, कुछ किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ये तमाम सारी चीजें ये ज्यादा दिन नहीं रहती है। और जो निस्वार्थ होकर, समर्पित होकर अगर और देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए होता है, तो वो हमेशा लोगों के दिल और दिमाग में उसकी छवि बनी रहती है और हमेशा के लिए अमर रहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते हैं, जो आज हम, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत सारे ऐसे महान संत, कवि और जितने भी लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है। तो ये चीजों के भाव अगर आपके मन में है तो ही आप सफल होंगे। बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत सारे प्रेरक व्यक्तित्वों का नाम लिया और आपका व्यक्तित्व भी इतना ही प्रेरक है जितना अन्य सभी का है। हम छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वासियों के लिए आप एक गौरव का विषय हैं। साथ ही आप सभी छिंदवाड़ा वासियों के लिए सिर्फ गौरव का ही नहीं, एक प्रेरणा का भी विषय है। और हम अपने सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि माननीय पूर्व राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी ने जो सलाह आपको राजनीति में आने के लिए दी है और जीवन में बढ़ने के लिए दी, उन सलाह को आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं और जीवन में उन्नति और प्रगति करें। आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आई और हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे इंटरव्यू के माध्यम से मेरी भावनाओं को, मेरे कार्यों को, मेरी उपलब्धियों को आपने अपने श्रोता तक पहुंचाया और मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन का जो संघर्ष और जो भी कुछ मैंने कर पाई हूँ महिलाओं के लिए, आदिवासी समाज के लिए, आपके आकाशवाणी के माध्यम से आपने जो पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।